करते हैं। ठीक, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रोविंशियल किंगडम्स, कौन कौन से प्रोविंशियल किंगडम्स डेवलप हुए थे, उसमें हमने कौन से प्रोविंशियल किंगडम को देखा था, तो वो देखा था हमने विजयनगर एम्पायर। कि दिल्ली सल्तनत तक हम लोगों ने पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के बाद हमने देखा था कि इसी बीच में, यानी कि कब, जब तुगलक डायनेस्टी थी, कौन सी, तुगलक डायनेस्टी थी, तो इसी तुगलक डायनेस्टी के दौरान हमने देखा था कि एक विजयनगर नाम का एक किंगडम डेवलप हुआ था, जिसको हमने लास्ट क्लास तक पूरी तरह से विजयनगर के कौन कौन से डायनेस्टी रही, संगमा, सुलुआ, तुलुआ, अराविडू, और उसमें कौन कौन से राजा हुए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। और इसी तुगलक डायनेस्टी, यानी कि तुगलक में कौन था एक्चुअल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान ही एक और डायनेस्टी बनी जिसका नाम था बहमनी सल्तनत। अब देखिए, ये एक तरह से हिंदू राजा कह सकते हैं इनको, तो ये किंगडम है या राजशाही है, और ये बहमनी जो थे ये इस्लामिक इस्लामिक किंगडम था, तो इसलिए इसका नाम सल्तनत पड़ा। ठीक है, इसमें ऐसा कोई बहुत वो अंतर नहीं है। तो विजयनगर किंगडम को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, देखा और समझा कि उसमें कौन सी डायनेस्टी कब संगमा रहे, बक्का और हरिहरा और बुक्का ने उसकी स्थापना की, वो सारा हिस्ट्री हमने देखा। उसका सबसे प्रतापी राजा कृष्णदेव राय के बारे में हमने पढ़ा। ठीक, और एडमिनिस्ट्रेशन, उस वक्त का आर्किटेक्चर, सब कुछ हम लोगों ने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। उसी तरह से अब हम लोग किसको कंप्लीट करेंगे, बहमनी सल्तनत को। तो अब आज से आपकी जो क्लास चलेगी वो रहेगी बहमनी किंगडम, या कहीं पर अगर यहीं पर लिखा रहे बहमनी सल्तनत तो कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग कब से, 1347 से लेकर 1527 तक CE, ये है बहमनी सल्तनत की तारीख। ठीक, अब इसमें कैसे बहमनी सल्तनत बनता है, फिर आगे कैसे बढ़ता है, इसके बाद इसके विजयनगर किंगडम और बाकियों के साथ क्या क्या एक तरह से कहा जाए तो टेरिटोरियल वॉर होते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग पूरी बहमनी किंगडम को देखेंगे। तो थोड़ा सा बहमनी किंगडम की हिस्ट्री को देखते हैं कि बहमनी किंगडम बना कैसे। ठीक है, तो देखिए, बहमनी किंगडम के बनने की स्टार्टिंग हमने जो अभी थोड़ा देर पहले जो कहा वो कब कहा, तुगलक डायनेस्टी के टाइम। तो तुगलक डायनेस्टी के टाइम जब मोहम्मद बिन तुगलक की जो हमने देखा था क्या, उसकी नीतियाँ, खास करके उसकी इकोनॉमिक नीति या जो भी कह लीजिए, वो सब उसके फेलियर साबित हुए। था तो बहुत अच्छा थ्योरेटिकल, बट प्रैक्टिकली क्या हुआ, बहुत ही खराब तरीके से उसकी नीतियाँ उसके साम्राज्य को असर डालती हैं, उसकी पूरी सल्तनत को क्या करती हैं, इकोनॉमिकली वीक कर देती हैं। इसी वीकनेस का फ़ायदा उठाकर बहुत से फ्यूडेटरी जो उस वक्त के उनके होते हैं, या आमीर्स कह लीजिए या नोबल्स कह लीजिए, ये आमीर्स या नोबल्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपने आप को दिल्ली सल्तनत, खास करके तुगलक डायनेस्टी का जब साम्राज्य रहता है दिल्ली सल्तनत के ऊपर, तो उस यहाँ से अपने आप को अलग करके इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं कि अब हम किसके अंडर में, दिल्ली सल्तनत या तुगलक के अंडर में नहीं रहेंगे, हमारी जो डायनेस्टी हो गई या हमारी जो किंगडम होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, हम इनकी बात नहीं मानेंगे, इनको हम ट्रिब्यूट नहीं देंगे। इस तरह से बहुत से अलग हो जाते हैं। कौन, नोबल्स या फ्यूडल लॉर्ड्स कहिए,
जो भी आप कह सकते हो, सबका मीनिंग एक ही है, बस लैंग्वेज भाषा अलग अलग है। कहीं फ्यूडल लॉर्ड कहे जाते हैं, हिंदी में सामंत कहे जाते हैं, और इनके पर्शियन लैंग्वेज में हम उनको आमीर्स कह रहे हैं, नॉबल्स कह रहे हैं। ठीक, तो उसी में जब ये सब अलग होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, और असल में देखा जाए तो डेक्कन, ये जो बहमनी किंगडम है ये डेक्कन के हिस्से में है। तो डेक्कन का हिस्सा क्या है, तो साउथ गुजरात, महाराष्ट्र, यही वाला, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा तेलंगाना, थोड़ा बहुत हिस्सा कर्नाटका का। उसी हिस्से को अगर आप इंडिया का मैप इस तरह से बनाइए, ये अगर आप इस तरह से इंडिया का मैप बनाओगे तो इस तरह से यहाँ से क्या है, यहाँ से ऐसे होते हुए ये गुजरात है, गुजरात के नीचे यहाँ से पूरा इस तरह से महाराष्ट्र आ गया ऐसे। तो ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, ये पूरा हिस्सा, इसी को क्या कहते हैं, डेक्कन कहते हैं। और हमने ज्योग्राफी में क्या पढ़ा, डेक्कन ट्रैप पढ़ा हुआ है, काली मिट्टी, बीटी कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट, सब कुछ हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो ये जो डेक्कन में यहाँ के जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं। अब इसके पीछे भी जो रीजन है वो मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से ही है। किसकी वजह से, मोहम्मद बिन तुगलक। कैसे, तो आपको मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक अपना कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करता है। कहाँ, दौलताबाद, यानी कि देवगिरी, जिसका नाम वो बदलता है दौलताबाद। और उसका ट्रांसफ़र करने की वजह से इस डेक्कन में क्या होती है, मुस्लिम्स की संख्या बढ़ती है, मुस्लिम्स का कोएग्जिस्टेंस इस एरिया में बढ़ जाता है। क्योंकि इससे पहले मुस्लिम्स जो थे, या यूँ कहीं इस्लामाइज टर्क्स, जो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे, वही तो मुस्लिम हुए इंडिया के लिए। तो वो जब आए थे तो हमें ये भी पता कि मोहम्मद गौरी के टाइम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने यहाँ पर क्या कहते हैं लाहौर में था, लाहौर के बाद इल्तुतमिश दिल्ली आया, और उसके बाद से कंटिन्यू दिल्ली राजधानी रही। तुगलक डायनेस्टी के बाद उसका क्या कहते हैं बलबन आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, सब आए, वहाँ तक तो सब कुछ दिल्ली में ही थे। दिल्ली के बाद जब मोहम्मद बिन तुगलक आया तो वो देवगिरी आ गया, ट्रांसफ़र किया, लेकिन वो 2 साल तक के लिए ही राजधानी रही, उसके बाद फिर वो दिल्ली रिटर्न हो गया। खैर, तो जब वो 2 साल तक के लिए इतने ढेर सारे अपने साथ नोबल्स, आमीर्स, मर्चेंट्स और को लेकर दौलताबाद शिफ्ट हुआ था, तो बहुत से नहीं लौटे थे। नहीं लौटने की वजह से यहाँ पर क्या था, इस रीजन में अब मुस्लिम नोबल्स काफ़ी बड़ी संख्या में हो चुके थे। और टाइम के साथ यहाँ दिल्ली में तुगलक डायनेस्टी क्या हो गई, वीक हुई। जब तुगलक डायनेस्टी यहाँ वीक हुई तो यहाँ के डेक्कन के जो नोबल्स थे उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो यहाँ डेक्कन के जो नोबल्स थे ये सब आपस में इकट्ठा हो गए, क्या हो गए, कलेक्ट हो, इकट्ठा हो गए, एक साथ टुगेदर इकट्ठा होकर उन्होंने कहा कि हम अब दिल्ली सल्तनत में नहीं रहेंगे, हम लोग क्या रहेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करते हैं। और इस तरह से बहमनी सल्तनत की नींव पड़ी। अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये तो नींव पड़ गई, ये तो बैकग्राउंड की कहानी है, लेकिन उसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, किस तरह से उन्होंने चीज़ों को किया, उसको हम लोग डिटेल में अंदर से देखते हैं। ये तो ऊपर की कहानी थी, क्या थी ये ऊपर की कहानी थी कि किस तरह से बहमनी किंगडम की शुरुआत हुई। तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि दिल्ली सल्तनत जब मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर वीक हुआ, व्हेन द दिल्ली सल्तनत बिकेम वीक ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक, then the nobles and the amirs of the Deccan area combines itself here together and declared themselves independent from the दिल्ली सल्तनत। उन्होंने यहाँ के आमिर्स और नोबल्स ने क्या किया, खुद को दिल्ली सल्तनत से अलग करके अपने आप को इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया डेक्कन में। और बहमनी कैसे नाम पड़ा तो वो अभी आपको पता है, क्योंकि जो
जो फर्स्ट सुल्तान बनता है उसके नाम में एक टाइटल रहता है बहमन। क्या नाम रहता है? बहमन शाह। तो बहमन शाह से बहमनी किंगडम सुल्तनत बन गई। ठीक है, तो ओवरव्यू समझ में आया? ओवरव्यू समझ में आया? ओवरव्यू याद रहेगा? ओवरव्यू अब याद हो गया तो अब इसके साथ सारे नाम भी आपको धीरे धीरे एक एक करके बता रहा हूं, लिखवा रहा हूं, पूरी हिस्ट्री आपको याद आ जाएगा, रहेगा। ठीक, तो अब लिखिए इसके पहला पॉइंट, बहमनी सल्तनत के बारे में पहला पॉइंट लिखिए। लिखिए, फर्स्ट लिखिएगा, पहले लिखिए इंट्रोडक्शन, बहमनी सल्तनत का इंट्रोडक्शन। पहला पॉइंट लिखिए, द बहमनी किंगडम arose out of one of the several revolts that broke up during, या रिवोल्ट दैट ब्रोक अप तुगलक, ऐसे लिखिए, दैट ब्रोक अप तुगलक डायनेस्टी, तुगलक एम्पायर या डायनेस्टी, तुगलक एम्पायर ड्यूरिंग रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, ड्यूरिंग रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अब हुआ क्या था? देखिए, हमने तुगलक के मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां थी वो थ्योरेटिकली तो बहुत अच्छी थी, पर प्रैक्टिकली उससे बहुत नुकसान हुआ। अब उसकी वजह से बहुत से लोग, बहुत से आमीर्स और बहुत से लोग क्या थे, उससे नाराज थे, और उस नाराजगी की वजह से उन्होंने रिवोल्ट किया या अपने आप को अलग करने की कोशिश की। और उस वक्त राज्य इतना कमजोर हो चुका था कि वो इन रिवोल्ट्स को दबा भी नहीं सका। ठीक है, और देखा जाए तो रिवोल्ट को दबाने गया था, उसी दौरान उसकी मौत भी हुई थी, उसकी डेथ भी एक रिवोल्ट को ही सप्रेस करने के टाइम पर हुई थी। और मैंने आपको बता रखा है, अब आप एक बार जाइए और चेक कीजिए तो आपको याद आएगा कि कौन से रिवोल्ट को सप्रेस करने के टाइम पर उसकी डेथ हुई थी। ठीक है, याद कीजिएगा तो थोड़ा सा आएगा याद आपको। ठीक है, गुजरात के में उसकी डेथ हुई थी। ठीक है, और थाटा में, और तागी के रिवोल्ट को वो सप्रेस करने के लिए 2 साल तक जंगलों में उसको पकड़ने के लिए भटकता रहा और उसी दौरान उसकी डेथ हुई थी। तो ये थोड़ी सी ऐसी ऐसी बातें जो थोड़ा थोड़ा आपको याद कराते रहता हूँ, और इससे आपको रिलेट होते रहना चाहिए चीज़ें, और ये आपके रिवीजन के लिए ज़रूरी भी है। खैर, अब यहाँ आते हैं, तो लिखिएगा, हाँ, हाँ लिखिए, द न्यूमेरस, ऐसे लिखिए, द न्यूमरस फॉरेन officials, the numerous foreign officials known as आमीरे सदह, आमीरे सदह,
यानी कि आमीर्स ऑफ हंड्रेड्स। न्यूमरस फॉरेन ऑफिसर्स नोन एज आमीर सहद, यानी कि कई ढेर सारे आमीर्स का मिलाकर एक बड़ा आमीर। ठीक है, जैसे कई लखपति का मिलाकर एक करोड़पति, कई करोड़पति का मिलाकर एक अरबपति। तो आमीर तो कई थे, उसमें भी बहुत बड़ा आमीर, यानी कई आमीरों का मिलाकर एक आमीर। तो आमीर सदा रेबेल्ड अगेंस्ट द मुहम्मद बिन तुगलक and set up their kingdom at दौलताबाद। तो इन्होंने उसी दौलताबाद में अपना किंगडम सेटअप कर लिया। ठीक है, अब हुआ क्या था, देखिए ये आमिर्स आए कहाँ से, आमिर सहद आए कहाँ से। तो इन आमिर सहद को भी अपॉइंट करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक ही था। कि उसने क्या किया, जब डेक्कन को अपने कंट्रोल में लिया, थोड़ा सा अगर आप दिल्ली सल्तनत की तरफ जाएंगे तो आपको याद आएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी डेक्कन का एरिया, देवगिरी वगैरह सब जीता था, और उसने मलिक कफूर को साउथ इंडिया के एक्सपीडिशन पर भेजा भी था। ठीक है, पर उसमें क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने कभी भी साउथ इंडिया या डेक्कन को अपने डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं लिया। उनको कंट्रोल करके, उनको जीत कर, फिर उन्हीं राजाओं को लौटा कर क्या किया, उनसे ट्रिब्यूट लिया, उनसे टैक्स लिया, पर कभी अपनी टेरिटरी डायरेक्टली उसको नहीं बनाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जब एज ए जौना खां, क्या मोहम्मद बिन तुगलक एज ए जौना खान राजकुमार के नाम पर जब ये साउथ इंडिया और डेक्कन को जीता, तो राजा बनने के बाद इसने क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक की डेथ के बाद इसने उन सब को अपने टेरिटरी में मिला लिया। तो अब मिलाने के बाद दिल्ली की सल्तनत तो बड़ी हो गई, दिल्ली से लेकर दौलताबाद और साउथ इंडिया तक आ गई, बट अब वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चलाना पड़ेगा। इसी वजह से तो उसने दिल्ली से क्या किया था, इस डेक्कन के एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए तो दिल्ली से कहाँ आया था, डेक्कन आया था, दौलताबाद। लेकिन जब यहाँ पर वो आया तो इधर का हिस्सा उसका क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो इसको क्या करना पड़ा, लौटना पड़ा। अब लौटने के बाद इस डेक्कन में लेकिन क्या चाहिए, एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो इस डेक्कन में स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ही उसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने आमीर सदा को नियुक्त किया था। ये जो आमीर सदा आप देख रहे हो, इनका अपॉइंटमेंट किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही किया था। तो ठीक है, तो यहाँ चाहिए तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये आमीर सदा, अगर आपने नहीं इससे पहले, अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो आप आमीर सदा के बारे में यहाँ लिख लीजिए ब्रैकेट में कि मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड आमीर सदा, जिसको और क्या कहा जाता है, सदा आमीर, फॉर स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन इन डेक्कन।
तो ये सदा आमिर सदा जो हैं ये अपने आप नहीं आ गए थे, इनको अपॉइंट करने वाला भी कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही था। और अपॉइंटमेंट देने का मेन रीज़न क्या था? मेन रीज़न था कि यहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट बने, सॉरी स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन बने। ठीक है। और ये आमिर सदा किसको क्या कहते हैं, अरे किसके प्रति जवाबदेह होंगे? तो ये डायरेक्ट सुल्तान को रिपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट सुल्तान को रिपोर्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ लिखा है ना आमिर्स ऑफ 100, तो एक आमिर के अंडर में एक गांव या 2-3 गांव, और ये कई आमिरों का एक सदा आमिर सदा हो गया। तो यानी एक आमिर सदा के अंडर में कम से कम 100 गांव तो मिनिमम होते थे, और या उससे ज़्यादा भी हो सकते थे। समझिए बात को। जैसे आमिर्स ऑफ 100, तो एक आमिर, जैसे हमने कहा जमींदार, तो हमारे लैंग्वेज में जमींदार तो 1 या 2 गांव का मिलाकर एक जमींदार हो गया। तो ऐसे 100 जमींदारों का एक बहुत बड़ा जमींदार। ठीक है। तो उसी तरह से पर्शियन लैंग्वेज में क्या कहा गया? आमिर कहा गया। तो कम से कम एक गांव का तो एक आमिर हो सकता है, कोई आमिर 2 गांव का हो, 2 गांव मिलाकर एक आमिर हो। तो ऐसे करके जब 100 आमिर के ऊपर एक आमिर सदा हो गया, तो कम से कम एक आमिर सदा के अंडर में मिनिमम 100 गांव तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर कहीं पर लिखा रहे आमिर सदा हेड ऑफ 100 विलेजेस, तो भी बात वही हुई। यहाँ जैसे लिखा हुआ आमिर्स ऑफ 100, यानी 100 आमिरों का एक आमिर आमिर सदा। तो अगर इसी को कोई लिख दे आमिर सदा का मतलब हेड ऑफ 100 विलेजेस, तो भी बात वही होगी। ठीक है। इसी को कहते हैं मैनिपुलेशन। क्या? मैनिपुलेशन, या शब्दों से खेलना। ठीक है। तो आपको जब ट्रू एंड फॉल्स में या मैच द कॉलम में पूछा जाएगा, तो वहां पूछा जाएगा कि आमिर सदा के आगे हो सकता है आमिर्स ऑफ 100 ना लिखे, आमिर सदा के आगे लिख दे हेड ऑफ 100 विलेजर, तो भी वो मैच द कॉलम सही ही माना जाएगा। ठीक है। हाँ। तो इस तरह से, और यही आमिर सदा जब इतने पावरफुल लोग थे ये, तो इन्हीं आमिर सदा ने क्या किया? रिवॉल्ट किया। लेकिन ऐसे नहीं, बहुत से आपस में मिलकर रिवॉल्ट करेंगे। कई आमिर सदा आपस में मिलकर रिवॉल्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया, तो रब करूं। ये है मोहम्मद बिन तुगलक लिखा हुआ है। ठीक है। रब करूं। ओके। अब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। दे प्रोक्लेम्ड वन among themselves। जैसे बताया ना कि कई आमिरों ने मिलकर रिवॉल्ट किया, और जित मिला तो वो सब आपस में इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर उन्होंने क्या किया? अपने में से किसी एक को प्रोक्लेम किया। क्या प्रोक्लेम किया? तो दे प्रोक्लेम्ड वन अमॉन्ग देमसेल्व्स। क्या? तो लिखिए इस्मामुक। ठीक है। दे प्रोक्लेम्ड वन अमॉन्ग देमसेल्फ इस्मामुक द अफगान किंग ऑफ डेक्कन अंडर द टाइटल नसरुद्दीन शाह। अंडर टाइटल नसरुद्दीन शाह। तो नसरुद्दीन शाह वो व्यक्ति था। ठीक है। या टाइटल ही कह लीजिए नसरुद्दीन शाह।
अब देखिए ये अपने आप को कहाँ से जोड़ रहे हैं, ये अपने आप को जोड़ रहे हैं अफगान से। देखिए ये अपने आप को कहाँ जोड़ रहे हैं, अफगान से, अफगान किंग। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मैक्सिमम नॉवेल्स थे वो अफगान से रिलेटेड करते थे। अभी तक आपने देखा था अलाउद्दीन खिलजी तक जितने भी नॉवेल्स या इम्पोर्टेंट लोग थे दरबार में, वो लोग कौन थे, वो तुर्क थे, वो टर्किश थे। और टर्किश किसको सपोर्ट करते थे, पर्शियन को सपोर्ट करते थे। और आपने ये भी देखा कि बलबन ने जो स्टार्ट किया था नवरोज फेस्टिवल, वो भी क्या था, पर्शियन था। बलबन ने खुद को पर्शियन के किंग का क्या बताया था, वंशज बताया था, अपने आप को पर्शियन राजा से जोड़ा था। लेकिन ये अपने आप को कहाँ से जोड़ रहे हैं, अफगान किंग से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो आमीर्स हैं वो कौन से हैं, वो अफगानी हैं। वो क्या है, अफगानी है। वो अपने आप को अफगान से रिलेट करने वाले लोग हैं। ठीक, तो नसरुद्दीन शाह, इसके टाइम पीरियड लीजिए 1346 टू 1347, एक साल के लिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही वाज, या ऐसे लिखिए, एज ही वाज वेल एडवांस्ड इन एज। लगभग ये 80 साल का व्यक्ति था नसरुद्दीन शाह। एज एंड लैकिंग इन वेगर रिजेंड soon after VIGOUR Vegar resigned, RESIG, and resigned soon after in favor of Jafar Khan, who assumed the title of Abul Muzaffar Alauddin Bahman शाह। अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह 1347 टू 1358। तो ये जो कहानी है वो ये है कि जितने वो नॉवेल्स थे उन सब ने मिलकर नसरुद्दीन शाह को चूज किया अपना हेड, और कहा कि इसके अंडर हम लोग एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना रहे हैं और यहाँ हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक, किसके अंडर में, नसरुद्दीन शाह के अंडर में, एक अपने आप को अफगान राजा से जोड़कर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया 1346 में से लेकर 1347 तक। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि वो काफी ज्यादा एजेड इंसान था, वो बहुत लंबे समय तक अब मतलब वो नहीं शासन कर सकता, वो सबको कंट्रोल करने की उसकी स्थिति नहीं थी। तो एक बार जब सब लोग उसके अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठा हो गए तब उसने क्या किया, रिजाइन कर दिया। और रिजाइन करने के बाद कौन बना, जफर खां, इन फेवर ऑफ जफर खां। तो जफर खां को सत्ता सौंप के वो रिजाइन कर दिया। तो अब कौन आ गया गद्दी पर, जफर खां आ गया। और जफर खां जब आया तो जफर खां ने अपना टाइटल रखा अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। क्या टाइटल रखा, अब्दुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। और इसी बहमन शाह की वजह से ये बहमनी सल्तनत कहलाया। अबुल, ABUL, अबुल
अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, हाँ, ये इसने टाइटल रखा। अब बात ये आती है कि इसका नाम जफर खां है। अब थोड़ा सा इसको लेकर एक कहानी है, वो कहानी आपको बताता हूँ। पहले एक एक लाइन और लिखिए, उसके बाद वो कहानी भी आपको बता देता हूँ। एक लिख लीजिएगा, अलाउद्दीन बहमन शाह shifted his capital to गुलबर्गा। तो इसने कहा कि हमारा क्या होगा, गुलबर्गा। यानी स्टार्टिंग हुई थी दौलताबाद से। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, दौलताबाद से, और किंगडम कहाँ सेटअप किए, दौलताबाद। लेकिन तो नसरुद्दीन शाह जब था तो दौलताबाद में था, इकट्ठा हुए सब दौलताबाद में। लेकिन जब नसरुद्दीन शाह जस्ट 1 साल बाद ही अपने आप को रिटायर करके, रिजाइन करके जफर खां को सौंप देता है सब कुछ, तो जफर खां अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के टाइटल के साथ क्या बनता है, राजा सुल्तान बनता है। और सुल्तान बनते ही ये कैपिटल कहाँ ले जाता है, गुलबर्ग ले जाता है, जो कहाँ पर है, गुलबर्ग जो है वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यहाँ ये टाइटल ले जाता है। अब इस जो जफर खां है इसके बारे में कहानी है। ठीक है, जफर खां के बारे में एक कहानी है। कहानी कौन बताता है, तो वो बताता है फरिश्ता। फरिश्ता मैंने बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ट्रैवलर था फरिश्ता, उसके कोर्ट में भी रहा। तो फरिश्ता कहता है कि जफर खान ने बहमन शाह टाइटल क्यों चुना, ये आखिर बहमन शाह ही टाइटल क्यों चुना उसने। तो उसके पीछे कहानी ये है कि बहमन शाह के पीछे कहानी ये है कि एक जिसका वो इसका मास्टर, जफर खां का जो मास्टर था उसका नाम बहमन, यानी कि गंगू, बहमन नेम्ड गंगू। गंगू नाम का एक था, एक ब्राह्मण था, गंगू नाम का एक ब्राह्मण था। ठीक है, तो उस वो ब्राह्मण को इन्होंने बहमन के नाम से कर दिया। तो वो जफर खां का मास्टर था। तो इस बात को आप यहाँ लिख लीजिए, फरिश्ता ने ये बात लिखी है, तो फरिश्ता के ही एंगल से लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता वर्जन, जफर खां चूज द टाइटल ऑफ बहमन इन